उनकी टेक्नोलॉजी है। अब आगे देखिए, नेक्स्ट अपन ये देखते हैं यहाँ कि यदि हमें विषाणु मुक्त पादप तैयार करना है, विषाणु मुक्त माध्यम तैयार करना है, तो शीर्ष तथा कक्ष विभजक को, ये माध्यम को काट के पादप कर देना है ना। यदि हमें विषाणु मुक्त पादप तैयार करना है बेटा, तो जो पादप तैयार करेंगे वो कैसा तैयार करेंगे, विषाणु मुक्त तैयार करेंगे, है ना। विषाणु से संक्रमण नहीं होना चाहिए, उसमें विभजोतक चाहिए। क्या चाहिए, विभजोतक। पूरा पौधा बीमार हो जाए लेकिन उसका विभजोतक बीमार नहीं होता है, उस पर वायरस का संक्रमण नहीं होता है, क्योंकि तेजी से बढ़ता है, बड़ी स्पीड से, है ना, ऐसे। तो यदि हमें विषाणु मुक्त पादप तैयार करना है तो शीर्ष तथा कक्षीय विभजोतक को काम में लिया जाता है। वैज्ञानिकों ने केला, गन्ना, आलू आदि को वायरस से क्या कर दिया है, मुक्त कर दिया है। क्लियर है बात। नेक्स्ट आता है कायिक संकरण, नया टॉपिक है इसमें, कायिक संकरण। कायिक संकरण क्या होता है, देखो कायिक संकरण में हम क्या क्या कर सकते हैं। देखो कायिक संकरण का क्या होता है, जब वैज्ञानिकों ने क्या किया, देखो वैज्ञानिकों ने कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिकाओं को प्राप्त किया। किसको प्राप्त किया, कोशिका भित्ति रहित पादप कोशिकाओं को प्राप्त किया, जिसे प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। कोशिका भित्ति को हटा दिया। किससे हटा दिया भाई, कोशिका भित्ति को किससे हटा दिया, कोशिका भित्ति को कौन से एंजाइम से हटा सकते हैं, पादप कोशिका भित्ति को सेलुलेज से हटा सकते हैं। किससे हटा सकते हैं, सेलुलेज नाम के एंजाइम से। कोशिका भित्ति को हटा दिया तो कोशिका झिल्ली बची ना। अब वो बचा कुचा क्या है, प्रोटोप्लास्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रोटोप्लास्ट। आगे बात देखो, इस चीज को समझने का प्रयास करो कि जैसे ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति को अपन ने क्या कर दिया, हटा दिया इस कोशिका भित्ति को। जो बचा कुचा जो भाग है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलेंगे, प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब हम प्रोटोप्लास्ट को मिला देंगे दो पार्टों में, तो नई किस्म बन जाएगी ऐसे, है ना। दूसरे पार्टों की किस्मों को मिला देंगे तो नई ये बन जाएगी। ठीक है, चलो आगे समझ लेना आराम से, बिल्कुल कोई कठिन चीज नहीं है। जब दो अलग अलग किस्मों के, है ना, जब दो अलग अलग किस्मों के प्रोटोप्लास्ट का संलयन किया जाता है ना, संलयन किया जाता है तो संकर प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होता है। कौन सा प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होता है, संकर प्रोटोप्लास्ट प्राप्त होता है। तो आगे चलकर नए पादप को क्या करता है, वो जन्म देता है भाई। तो दोनों के, इनको मिला दो, आप क्या कर दो, दोनों के इन चीज़ों को, प्रोटोप्लास्ट को मिला दो। मिलाने से जो नया पौधा बनेगा, जो नई कोशिका बनेगी दोनों के मिक्स से, उसी से हम क्या करेंगे, देखो संकर प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, या फिर उसका नाम हो जाएगा, इस तरह से बने हुए पादप को कायिक संकर, और इस विधि को क्या कहते हैं, कायिक संकरण। बोलो कोई डाउट है किसमें, नहीं है ना। कोशिका भित्ति को हटा देंगे, हटा करके ओनली हम क्या करेंगे, हटा करके उनको मिक्स कर देंगे टेस्ट ट्यूब में, तो फिर उससे नई कोशिका बनेगी। उस कोशिका का फिर ऊतक संवर्धन करेंगे, उससे नया पौधा बनेगा। तो आगे आजकल किस तरह के पौधे बनाए, देखो जब आलू और टमाटर के प्रोटोप्लास्ट का संलयन किया जाता है तो एक नए संकर पादप का निर्माण होता है, जिसे क्या कहा गया, देखो इसे पोमेटो कहा गया। क्या कहा गया, पोमेटो, है ना। पढ़ा होगा ना भाई आप लोगों ने भी है पोमेटो, जो रे निशान वाले वाला, आलू टमाटर, है ना। तो आलू टमाटर की सब्जी एक साथ उगा ली, है ना। टमाटर और आलू दोनों के गुण होते हैं, परंतु दुर्भाग्य ये है कि ये पौधा झेल नहीं पाया। इसको नीचे से तो टमाटर के, ऊपर से तो टमाटर आ रहे हैं, नीचे इसके आलू आ रहे हैं जमीन के अंदर। ऐसा थोड़ी है, मिक्स नहीं बना कुछ भी। जमीन के अंदर तो क्या आ रहे हैं, आलू, और जमीन के ऊपर क्या आ रहे हैं, टमाटर। टमाटर का पौधा खुद ही कमजोर होता है पहले से। अब वो आलू कह रहा है कि मुझे पोषण दो, है ना, और टमाटर कह रहा है कि मुझे पोषण दो, है ना। ऐसे चक्कर में पौधा बेचारा क्या हो गया, दुबला हो गया। क्या हो गया, दुबला। तो यही लाइन लिखी हुई है। परंतु दुर्भाग्यवश इस पादप में व्यावसायिक लक्षणों का अभाव था, यानी ये इसकी फसल खेती नहीं की जा सकती। ये मात्र वैज्ञानिकों के द्वारा गमले में उगाए जा सकते हैं। किस में उगाए जा सकते हैं, गमले में। ये गमले के पौधे हैं बस। अब आप तरीका भी देख लो, देखो आपके सामने तरीका भी बन रहा है। क्या कर रखा है, देखो बोलो क्या क्या किस्में हैं, बोलो। एक तो है हमारे पास टोमेटो, एक है पोटैटो, है ना, और दोनों को सेलुलोज से, ये सेलुलोज लिख रखा है बेटा, यहाँ पे सेलुलेज करना है इसको भी ना। थोड़ा सा मिस्टेक बहुत सारी हो रही इसमें, सब चेंज कर लेना। इसको सेलुलेज एंजाइम का उपयोग किया गया। सेलुलेज एंजाइम से कोशिका भी तिरहित पादप कोशिका को हमने प्राप्त कर लिया, दोनों को मिला दिया, मिलाने से बना टोमेटो, है ना। टोमेटो, आलू का तो ले लिया पो,
और टमाटर का ले लिया टोमे। तो टोमेटो हो गया, टमाटर से क्या लिया मेटो, और आलू से क्या लिया पो, यानी आलू का पोहा बना लिया। हाँ, आलू के पुए बना लिए, पोमेटो। तो पोमेटो बन गया कायिक संकरण। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है क्या? सिंपल है ये भी। ये थोड़ा पेज थोड़ा ऐसा ही हो रहा है। तो नेक्स्ट आता है CGMO। सी क्या आता है? GMO। GMO क्या होता है बेटा? सुनो ध्यान से, GMO क्या होता है? GMO क्या होता है? देखो GMO में क्या है? आनुवांशिकता रूपांतरित जीव। क्या बोलेंगे? GMO की फुल फॉर्म आती है भाई GMO। GMO की फुल फॉर्म होती है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। शायद कहीं का आ जाएगा आगे, GMO की फुल फॉर्म नहीं आएगी तो अपन लिखा देंगे बाद में, है ना। GMO की फुल फॉर्म में लिख लो, हिंदी में लिख लो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लिख लो ऐसे लिख लो आप। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, लिख लो इसको, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म लिख लो। तो देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बेटा, और ध्यान देना, ऐसे पौधे जो जीवाणु, कवक व जंतु जिनके आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा, मतलब ऐसे कवक जीव जंतु जो भी है उनको बायोलॉजी यानी बायोटेक्नोलॉजी की सहायता से बदल दिया जाए तो उन्हीं को बोल देंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड। आपको मॉडिफाई कर दिया, अभी ऊपर वाले ने हमको पैदा किया ठीक है, लेकिन यहाँ अलग अलग प्रकार के हेयर स्टाइल रखते है ना, सब अलग अलग है। ये तो वही नाक कान मुँह सब सेम है, लेकिन वो अपनी हेयर स्टाइल से अलग प्रकार के हैं, नहीं है क्या? अपनी चाल डाल से अलग प्रकार के, है ना। इस तरीके से यहाँ तक ही अंतर आता है। तो चलने का ही फर्क है ना। कोई कैसे चलता है, जैसे कि पुराने जो व्यक्ति तो चाल से पहचान लेंगे ये कौन है ना, इस तरह से। तो जंतु जिनके जीन आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा परिवर्तित किए जाते हैं या किए जा चुके हैं उनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, आनुवांशिकता रूपांतरित जीव। ठीक है। जीएमओ का व्यवहार निम्न बातों पर निर्भर करता है कि जो हमारे जीएमओ है, तो जीएमओ का व्यवहार कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है? तो देखिए बेटा, जीएमओ का व्यवहार निम्न बातों पर निर्भर करता है, ध्यान से समझना सभी। एक तो है स्थानांतरित जीन का व्यवहार, एक तो कौन सा है भाई? स्थानांतरित जीन का व्यवहार। स्थानांतरित जीन का व्यवहार मतलब जो जीव है स्थानांतरित, उनके ऊपर कि कौन से जीव में इसको ट्रांसफर किया गया है या कौन सा इसमें स्थानांतरित किया गया है। जीन लिखना है यहाँ पर, जीन ही है ना। स्थानांतरित जीन का व्यवहार कि कौन सा जीन ट्रांसफर किया गया है। दूसरा, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति क्या है। तीसरा है खाद्य जाल। ठीक है, याद रख लेना आप। तो 3 बातों पर निर्भर करता है ना। कौन कौन से पे? रूपांतरित या स्थानांतरित जीन का व्यवहार, दूसरा जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति, और खाद्य जाल। भाई खाद्य जाल का मतलब ये है कि टिकेगा नहीं टिकेगा इस धरती पे। खाद्य जाल का मतलब ये है इसको कोई ना कोई मार के खा जाएगा, बना तो दिया हमने। चलो नेक्स्ट ध्यान देना, जीएमओ के लाभ। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिए, जीएमओ के लाभ क्या है। जीएमओ के लाभ, तो जीएमओ के लाभ देखो आप लोग। पहला लाभ, ये पौधे अजैव प्रतिबलों, ध्यान देना, ये पौधे क्या है? अजैव प्रतिबलों, ठंडा, लवण, ध्यान देना सभी। ये पौधे अजैव प्रतिबलों, ठंडा, सूखा, लवण व ताप के प्रति क्या होते हैं? सहनशील होते हैं। इन पे सर्दी गर्मी वगैरह का ज़्यादा असर नहीं पड़ता है भाई। ठीक है, ये सबको सहन कर सकते हैं। जीएम पौधे रासायनिक पीड़कनाशियों पर कम निर्भर होते हैं, अर्थात ये पीड़क प्रतिरोधी होते हैं, पीड़कनाशी प्रतिरोधी होते हैं। जीएम पौधों में कटाई के बाद नुकसान कम होता है भाई, है ना। कटाई के बाद क्या होता है? नुकसान कम होता है। जीएम पौधों में खनिज उपयोग की क्षमता अधिक होती है, मतलब ये क्या करते हैं? खनिज उपयोग अधिक कर सकते हैं, समझ गए? खनिज उपयोग अधिक कर सकते हैं, अर्थात ये शीघ्र मृदा उर्वरता समापन को रोकते हैं भाई, है ना। मतलब मृदा की उर्वरता की समाप्ति को ये कम कर देते हैं, है ना, उर्वरा शक्ति को बनाए रखते हैं। जीएम पौधों में खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि हो जाती है ना।
जैसे गोल्डन राइस, जैसे गोल्डन राइस है ना, जैसे गोल्डन राइस है, और गोल्डन राइस में कौन सा विटामिन होता है भरपूर भाई? विटामिन ए। अंडरलाइन करो इसको, अंडरलाइन करो, विटामिन ए से भरपूर। ओनली राइस ही नहीं, गोल्डन राइस, ठीक है, गोल्डन राइस याद रखना, गोल्डन राइस का मैटर याद रख लेना। विटामिन ए से भरपूर होती है गोल्डन राइस, ठीक है, ये है भाई। विटामिन ए से भरपूर कौन सी राइस होती है? गोल्डन राइस। अब जीएमओ पौधों के उदाहरण दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? उदाहरण। तो उदाहरण देखो कौन कौन से उदाहरण है। नंबर 1 है कीट प्रतिरोधी फसलें। कीट प्रतिरोधी फसलें, तो देखो बेटा, सबसे पहले है कीट प्रतिरोधी फसलें और दूसरे पीड़क प्रतिरोधी फसलें। इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कठिन जो टॉपिक है बस यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं इस पार्ट में, है ना। सुनो ध्यान से, कीट प्रतिरोधी फसलें, पहला टॉपिक क्या है? कीट प्रतिरोधी फसलें। आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से कीट प्रतिरोधी फसलों का क्या किया जाता है बेटा? निर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। निर्माण किया जाता है। और कीट प्रतिरोधी फसलें, आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से कीट प्रतिरोधी फसलों का निर्माण किया जाता है। पहली आती है बीटी कपास। पहली कौन सी आती है? बीटी कपास। बीटी कपास आती है, बीटी कपास, बीटी बैंगन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। इसे किससे प्राप्त करेंगे? इसे प्राप्त करेंगे बैसिलस थुरिएंसिस नाम की जीवाणु की सहायता से तैयार करते हैं। बैसिलस थुरिएंसिस जीवाणु की सहायता से इसको क्या करते हैं? तैयार करते हैं अपन बीटी कपास को। अब आगे बीटी कपास के बारे में पढ़ेंगे। बीटी कपास को तैयार करने से पहले एक चीज को जानना पड़ेगा अपन को कि ये बीटी विष क्या चीज है। इसमें बीटी विष नाम की कोई चीज दे रखी है, ये बीटी विष क्या चीज है, ठीक है। तो देखो बीटी विष क्या है। बीटी एक प्रकार का विष है भाई। क्या है ये? विष है ना। बीटी एक प्रकार का विष है जो जीवाणु बैसिलस थुरिएंसिस से प्राप्त होता है। अंडरलाइन करो जीवाणु के नाम को। बैसिलस थुरिएंसिस जीवाणु से क्या होता है? प्राप्त किया जाता है, ठीक है। क्लियर होगी बात? बोलो। अरे बीटी विष किससे प्राप्त करेंगे? बीटी किससे प्राप्त करेंगे? बैसिलस थुरिएंसिस। ये बीटी का मतलब बी का बैसिलस, टी का थुरिएंसिस, तो बैसिलस थुरिएंसिस से प्राप्त करेंगे। चलो, अब ये बीटी जीवाणु कहाँ पाया जाता है? बीटी जीवाणु मृदा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मृदा में पाया जाता है, तथा क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। मृदा में पाया जाता है ये जीवाणु, और अपनी बॉडी के अंदर ये कौन सी प्रोटीन बनाता है भाई? क्रिस्टल प्रोटीन, जिसे क्राई प्रोटीन बोलते हैं। क्राई, क्राई लिखना भाई, काई मत लिखना, वो खेत वाली पानी वाली। क्राई प्रोटीन कौन सी प्रोटीन बनाता है? ये क्राई प्रोटीन, ठीक, हाँ क्राई प्रोटीन है भाई, ठीक है, क्राई प्रोटीन बनाता है ये। ठीक है बेटा, कौन सी प्रोटीन बनाता है? क्राई प्रोटीन। आगे देखिए, ये क्राई प्रोटीन जीवाणुओं के लिए घातक होती है, जीवों के लिए, सॉरी, जीवों के लिए क्या होती है? घातक होती है, जीवों को मार देती है। अतः इसे जीविष कहते हैं। क्या कहते हैं? जीविष कहते हैं, क्योंकि ये क्या किसको मार देती है? जीवों को मार देती है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? जीविका। क्राई प्रोटीन को बनाने वाले जीन को टीआई प्लाज्मिड की सहायता से परपोषी पादप जैसे, अरे हो गया, चलो, काई प्रोटीन बनाने वाले, क्राई है बेटा ना, काई मत लिखना है ना, क्राई है सब जगह क्राई हो रहा है, क्राई क्राई CRY। क्राई प्रोटीन बनाने वाले जीन को टीआई प्लाज्मिड की सहायता से परपोषी पादप जैसे तंबाकू में एंट्री करा दो, कपास में एंट्री करा दो, बैंगन में एंट्री करा दो, जैसे द्विबीजपत्री पादप। हाँ ध्यान रखना, विशेष तौर पे द्विबीजपत्री, है ना, लैंड कर लेना। ज्यादातर द्विबीजपत्री या डाइकोट प्लांट होते हैं, उनमें एंट्री कराई जाती है। अब परपोषिका कोशिकाओं में क्रिस्टल प्रोटीन अर्थात क्राई प्रोटीन का निर्माण होता है। परपोषिकी करना भाई, परपोषिकी कोशिकाओं में क्राई प्रोटीन या क्रिस्टल प्रोटीन का निर्माण होता है, अर्थात क्राई प्रोटीन का निर्माण होता है, जो कीटों को मारने का कार्य करती है। क्राई प्रोटीन किसका काम करती है भाई? कीटों को मारने का काम करती है। ध्यान सुना, इस प्रकार परपोषी पादप कुछ विशेष कीटों के लिए प्रतिरोधी हो जाता है। उन कीटों के नाम भी याद कर लो फटाफट से। विशेष कीट कौन कौन से? वो लेपिडोप्टेरॉन, तंबाकू की कली का कीड़ा, सैनिक कीड़ा। दूसरा है कोलेप्टोरॉन, भृंग या भौरा, और डिप्टेरॉन, मक्खी या मच्छर। ये है भाई यहाँ तक, ठीक है। तो